क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक करंट गिवन है 5 मिली एम्पियर का, जो कि एक रेजिस्टेंस लेस चौक में से फ्लो हो रहा है, यानी कि प्योर चौक है। चौक कैसा है? प्योर चौक है। तो उसमें से 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो 200 वोल्ट के एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी बतानी है, यानी कि चौक कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। सबसे पहली चीज ये समझिए कि चौक कैसा है? प्योर है। तो उस केस में क्या होगा? एनर्जी कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 0 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस को बिटवीन द ए एंड बी टर्मिनल। ठीक है, इसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिज हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो जो अपोजिट आर्म है, इनका प्रोडक्ट अगर इक्वल आ जाता है तो उस केस में ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होगा। तो अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 15 का 20 में करेंगे तो 300 आ रहा है, और 30 का 10 में करेंगे तो यहां भी 300 मिल रहा है। तो उस केस में जो ये वाली बीच वाली जो ब्रांच होगी ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो उस केस में जो सर्किट होगा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से सर्किट होगा। यहां पे 20 और 10 मिलके 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड की अगर हम बात करें तो 30 और 15 मिलके 45 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमारे पास 30 ओम और 45 ओम, ठीक है, हमें इनका पैरेलल निकालना है। तो 30 इंटू 45 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45, यानी कि 30 इंटू 45 अपॉन 75, ठीक है। तो 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, पचम 25, ठीक है। और इसके बाद 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो जो आर इक्विवेलेंट है वो 6 इंटू 3 यानी कि 18 ओम हमारा निकल के आ जाता है। जहां पर भी 18 ओम ऑप्शन में होगा क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें दो वायर गिवन है ए और बी। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है, और ये सेम मटेरियल के मैन्युफैक्चर किए हुए हैं। आर ए का वैल्यू 800 ओम है और आर बी का वैल्यू 100 ओम है। तो बताना है कि जो ए है वो कितने टाइम्स लॉन्गर होगा बी के। देखो समझो बात को, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इन्होंने बता दिया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो उस केस में जो रो है और ए है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों के दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आर डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? लेंथ पे, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, या आर ए लिख लेते हैं, आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो हमारे पास आर ए का वैल्यू कितना है? 800 है। आर बी का वैल्यू कितना है? 100 है। L1 की अगर हम बात करें तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, L1 L2 को। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? यहां से हमें समझ में आता है, इसको LA L2 कर देते हैं, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। LA LB, ठीक है ना, LA और ये LB, अब थोड़ा सा बेहतर है। तो अब हमें यहां से क्या क्लियर होता है? यहां पे देखो ये 8 बचेगा, ठीक है ना। तो LA इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ LB, यानी कि जो ए बायर की लेंथ होगी वो 8 गुना ज्यादा होगी किससे? बी बायर की कंपैरिजन में। तो इस केस में यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर कुछ अलग से ऑप्शन मान लीजिए 8, ठीक है ना। तो ई ऑप्शन यानी कि 8 हमारा जो है सही आंसर 8 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें दो बल्ब या लैंप गिवन है, इनकी रेटिंग कितनी है? 100 वॉट और 200 वोल्ट,
ठीक है, इनको सीरीज में हमने कनेक्ट किया है 200 वोल्ट सप्लाई के साथ। तो बताना है कि प्रत्येक लैंप, ईच लैंप कितने पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों की रेटिंग सेम है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना, V स्क्वायर अपॉन P सिमिलर है। ठीक है, तो 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितना है भाई, 100 वॉट है। सिंपली जो है 400 ओम जो है हमें R1 और R2 की वैल्यू देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2 हमारा, सिंपल है। तो 400 ओम ये है और 400 ओम ये है हमारा, और इसको हमने सप्लाई कितनी दी है, इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है 200 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है, 200 वोल्ट की हमने इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाई है। अब हम देखते हैं इसमें करंट कितना होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल टू 200 अपॉन 800। ठीक है ना, 200 अपॉन 800 यानी कि 1/4। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 1/4 आ गई है। तो हमें, अगर हम देखो दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, करंट दोनों में सेम फ्लो होगी, यानी कि सिंपली P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर इंटू 400। ठीक है, तो 1/16 इंटू 400। ठीक है, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80। तो सिंपली 25 वॉट है। ये P1 और P2 इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, प्रत्येक लैंप के लिए 25 वॉट की जो पावर है वो कंजम्पशन हमें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है कि दिए हुए पैरामीटर्स में से ऐसा कौन सा सर्किट का पैरामीटर है जो कि नॉन लीनियर है। तो सिमिलर ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर होगा, सिंपल है भाई, ट्रांजिस्टर हमेशा नॉन लीनियर डिवाइसेस में आता है। जब हम इसका ग्राफ देखते हैं ना, तो इसका ग्राफ जो है नॉन लीनियरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टर्मिनल है जहां पर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज, यानी कि जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेज आकर मिलती हैं, तो उस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं। तो उस टर्मिनल को हम नोड या जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे नोड हमें गिवन है, तो नोड भी हम उसको कहते हैं। देखो नोड बेसिकली क्या होता है, जहां पर 2 और मोर, यानी कि 2 या 2 से अधिक ज्यादा ब्रांचेज जहां पे मिलती हैं उसको हम नोड कहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम जंक्शन की, तो जंक्शन के केस में क्या होता है, 3 और मोर। जंक्शन तब होगा जब एटलीस्ट 3 ब्रांचें तो होनी चाहिए, नोड जब होगा जब एटलीस्ट 2 ब्रांचें हो, और हर जंक्शन नोड होगा। ठीक है ना, हर जंक्शन नोड होगा, इसीलिए यहां पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो 5 ओम का जो रजिस्टर है, इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है, जो आई है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 5 ओम में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो भाई करंट डिवीजन लगा देते हैं, 10 मल्टीप्लाई, यानी कि आई 5 ओम, यानी कि करंट इन 5 ओम, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 2 प्लस 5। तो 5 ओम में से जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/7। ठीक है, तो 7 तिया 21 होता है, यानी कि 3 के पहले, तो ऑप्शन डी मिल रहा है हमें। ठीक है, थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो 2.85 एम्पियर जो है 5 ओम में से करंट जाएगी, क्योंकि 7 तिया 21 होता है, 7 की टेबल 3 टाइम्स में 21 तक जाता है, लेकिन यहाँ पे 20 है तो 21 से थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, तो यानी कि 2.85 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस 20 ओम हो, इंडक्टेंस 2 हेनरी हो किसी आरएल सीरीज सर्किट में, तो टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का कितना होगा। तो देखो टाउ सीरीज आरएल सर्किट के केस में L अपॉन आर, और L की वैल्यू हमें 2 हेनरी गिवन है, और R की बात करें तो 20 गिवन है R, यानी कि सिमिलर तरीके से 0.1 जो सेकंड है इसकी यूनिट सेकंड में होती है, तो 0.1 सेकंड इसका जो ऑप्शन सी है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें डिटरमाइन करना है पॉइंट सी, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट सी, इस पॉइंट सी पर बताना है, इस पॉइंट सी पर बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। तो ये जो टर्मिनल होता है ना, ये ग्राउंड होता है,
तो ग्राउंड अब हमारा ये कनेक्ट हो गया। यानी सिमिलरली हमें इस टर्मिनल के अक्रॉस बताना है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, वी वोल्टेज कितना होगा। तो भाई वोल्टेज डिवीजन लगा लेते हैं, 120 इंटू 50 अपॉन 150, 3 टाइम्स ये कट जाएगा, 40 ये आ गया। तो सिमिलर तरीके से अगर देखा जाए तो C इक्वल टू 40 वोल्ट, जो वोल्टेज है V इक्वल टू 40 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में जो इफिशियंसी नॉर्मली ऑब्टेन होती है किसी भी सर्किट में वो कितनी होती है। मैं पहले भी इसको ड्राइव करवा चुका हूं, 50%। अगला क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और प्रत्येक की वैल्यू R ओम है, इनको स्टार में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इनका डेल्टा कॉम्बिनेशन कितना होगा। ठीक है, यानी कि समझिए ये स्टार कनेक्शन है हमारा और प्रत्येक स्टार कनेक्शन है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इनको हम नेम दे देते हैं कुछ, R1 R2 R3 दे दिया। ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है, बराबर R हो गया, बराबर R हो गया और बराबर R हो गया। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के केस में क्या होता है, अगर हम कन्वर्जन लगाते हैं, फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं, वैसे तो मैं बता दिया हूं इसको, लेकिन फिर भी हम एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं। ये RA हो गया, ये RB हो गया, ये RC हो गया। जब स्टार में सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं तो सिंपल सी बात है डेल्टा में भी बराबर होंगी सभी। तो RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC, इक्वल टू है भाई, प्लस नहीं है। ठीक है, RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3। ठीक है, हमें पता है R1 R2 R3, R1 R2 और R3 सभी की वैल्यू R है, तो भाई सभी की वैल्यू R रख देते हैं यहाँ पे, R प्लस R स्क्वायर बाई R। ठीक है ना, तो यहां से क्या समझ में आता है कि R प्लस R, ठीक है ना, तो RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC, और R को हम 3 टाइम्स जोड़ देंगे तो 3R हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके समझ में आया कि जो इक्विवेलेंट डेल्टा है इसकी वैल्यू 3R ओम होगी, इसकी प्रत्येक वैल्यू की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 3R ओम। नेक्स्ट मूव करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल ओनली टू। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम केवल लीनियर नेटवर्क पर एप्लीकेबल होती है, इसके अलावा आप कभी इसको पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन लीनियर कैलकुलेशन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। इससे आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर एक नॉन लीनियर पैरामीटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है वो v स्क्वायर पे डिपेंड करता है और पावर जो होता है वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो v स्क्वायर और आई स्क्वायर नॉन लीनियर होते हैं, इसीलिए पावर कैलकुलेशन के लिए हम कभी भी सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 2 इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है, टंगस्टन फिलामेंट हमने इसमें यूज किया है सेम थिकनेस का। ठीक है ना, इसकी थिकनेस सेम है, यानी कि क्या बोल दिया है, इसका मतलब एरिया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर एक बल्ब 60 वॉट देता है, ठीक है, और अदर 100 वॉट देता है, तब क्या होगा, यानी कि तब लेंथ किस तरीके से होगी, दोनों की थिकनेस दोनों की सेम है, यानी कि समझिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। टंगस्टन फिलामेंट यूज किया है तो भाई रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी, और एरिया यहां पे सेम थिकनेस का है तो ए भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो R इट डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, एल पे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो सामने हमें निकल के आती है कि जो पावर होगा, बेसिकली हम बाय डिफॉल्ट हम पैरेलल सर्किट मान के चलते हैं, तो R जो P होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा R के। भाई क्यों? क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में देखो हमें पावर गिवन है, हमें रेजिस्टेंस के बारे में नहीं है जानकारी, और हमें पावर से लेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है पावर और लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। समझ में आया? इस फॉर्मूले से देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P1 अपॉन P2 इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, L1 बाई L2 बाई L1 होगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो L2 बाई L1, ऊपर L2 है नीचे L1 है। अब P1 और P2 हमारे पास कितना है, 60 हो गया P1, और P2 हो गया 100। इसको हमने P1 माना है
और इसको हमने P2 माना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम L2 और L1 को देखें तो यहां से हमें समझ में आता है, देखो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। तो 6, ये 3 और ये 5, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसको तो L1 इक्वल टू 5/3 L2, ठीक है ना, 5/3 L2, यानी कि इतना करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली अपन फालतू में कर रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो जब हम 5/3 करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू मिलेगी हमें 1 से तो ज्यादा मिलेगी, जैसे कर लेते हैं 3 एकम 3, 2 बचा, 3 18, ठीक है, ऐसे करके 1.67 L2 आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो L1 है ना, L1 हमेशा ज्यादा रहेगा L2 से, ठीक है। एक चीज और, ये चीज हम यहां से भी समझ सकते थे, जैसे कि हमने इसको हटा देते हैं, फिर से करते हैं, अभी बता देता हूं क्योंकि थोड़ा और अच्छे से समझा दूं आपको, तब मुझे चैन पड़ेगा। एक सेकंड, ये क्या होगा, हाँ अब सही है। तो P1 हमारे पास कितना था, 60 था, P2 हमारे पास कितना था, 100 था, ठीक है। L2/L1 ये था। तो यहां से साफ समझ में आ रहा है कि अगर L2 60 है तब L1 100 है, यानी कि L1 ज्यादा है। L1 यानी कि बल्ब 1 की लेंथ ज्यादा है, यानी कि 60 वॉट बल्ब फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ, यही इसका मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि बल्ब 1 की लेंथ जो है ज्यादा है, इसीलिए जो 60 वॉट है उसी की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, हम रेशियो से ही समझ गए कि भाई L2 की वैल्यू जब 60 है तब L1 100 जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल्ब है, जो बल्ब 1 है उसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हमें R3 को कैलकुलेट करना है, R3 को फाइंड करना है, ठीक है, इस दिए हुए सर्किट से। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें हमें करंट दिख रहा है 50 मिली एम्पियर का करंट, 50 मिली एम्पियर करंट ये है, 10 मिली एम्पियर करंट ये है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे KCL लगा के हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से कितनी मिली एम्पियर करंट आ रही होगी। तो भाई बच्चा बच्चा बता देगा, ये तो कितनी 40 मिली एम्पियर की करंट जो है इस ब्रांच से आ रही है। कितनी आ रही है, 40 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज, हमें अगर ये पोटेंशियल पता और लग जाए, अगर हमें इस पूरे के पूरे ब्रांच का वोल्टेज पता लग जाए तो सिंपल सी बात है भाई, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वही होगा, R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा वही, ठीक है ना। तो अगर हम 10 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर और 100 किलो ओम का मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, R3 इक्वल टू, यहां का वोल्टेज हमने V मान लिया, ठीक है। R3 इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। V यानी कि यहां का ये वाला वोल्टेज, तो ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, हम 100 किलो ओम को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 10 मिली एम्पियर में। तो किलो ओम से मिली एम्पियर खत्म हो जाएगा, तो सिंपली 100 इंटू 10 बचेगा, अगर हम वोल्ट के टर्म में बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 40 मिली एम्पियर है, तो 40 मिली एम्पियर हम ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगला काम हमारा क्या होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25, लेकिन नीचे मिली एम्पियर है, तो जब मिली एम्पियर ऊपर जाएगा तो किलो हो जाएगा, मिली जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे किलो ओम देखने को मिल जाएगा। तो जो R3 का वैल्यू है ना, वो 25 किलो ओम निकल के आ रही है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो हम चौक यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो आप फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज कर रहे हैं उसमें जो चौक यूज करते हैं उसका बेसिकली पर्पज है क्या। बेसिकली इसका पर्पज होता है कि ये इंक्रीज कर देता है वोल्टेज को मोमेंटरीली। और कहां तक इंक्रीज करता है भाई, 230 वोल्टेज से 1000 प्लस तक ले जाता है ये। इस चौक का बेसिकली यही मेन काम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि मिलमेंस थ्योरम का यूज करके हमें करंट बतानी है थ्रू द लोड रजिस्टर 3 ओम। देखो बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं उसमें मिलमेंस ही यूज करना है। आप चाहे कोई भी थ्योरम्स यूज करके आप बेसिकली करंट निकाल सकते हैं, लोड करंट निकाल सकते हैं कितनी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मिलमेंस का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मिलमेंस थ्योरम कम ही लोग करते हैं इसको, इसलिए मैं करवा देता हूं इसका एग्जांपल। तो मिलमेंस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सर्किट में अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, तो उनको हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट करंट सोर्स, सॉरी, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि उनको हम एक सिंगल सोर्स और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, V इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो V मतलब क्या होता है, V का मतलब I इंटू आर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आई आर को हम लिख सकते हैं I अपॉन जी, यानी कंडक्टेंस। तो बस सिंपली क्या करना है, I यानी कि क्या हो जाएगा, V1 बाई R1, V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक है। V1 R1 करेंगे अपन, तो V1 हमारे पास कितना है भाई, V1 हमारे पास 8 है, 8/3 ये हो गया भाई, 16/3 ये हो गया भाई, और 24/3 ये हो गया। इसके बाद 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा, 24 और 16, 48/3 यहां पे आ गया भाई, ऊपर वाला टर्म 48/3 हो गया, नीचे वाला 1/3 हो गया, ठीक है ना। नीचे वाला कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है, नीचे भी। तो सिंपली हमें 16 वोल्ट जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल गया। इक्विवेलेंट वोल्टेज या इसको VTH बोल दो, है ना, जो बोलना है बोल दो, इक्विवेलेंट वोल्टेज ही बोल सकते हैं। अब RTH तो भाई आप निकाल ही लोगे, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, भाई सिंपल सी बात है, पैरेलल, जो पैरेलल रेजिस्टेंस है पूरी की पूरी, ठीक है। बेसिकली इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बता देता हूं, 1/R1, 1/R2, 1/R3, जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो भाई 1/1/R1, R1 हमारे पास कितना है, 3 है, सबकी वैल्यू 3 है, 3 है। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट हमारा 1 ओम आ जाएगा। कितना आ गया आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हमारा 1 ओम आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे, मैं इस सब चीजों को इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं। याद रखना हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज 16 वोल्ट आया है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आया है, मैं सबको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना था, 16 वोल्ट था, और आर इक्विवेलेंट या आरटीएच की बात करें तो ये 1 ओम था। अब हमें क्या करना है, ये जो आर है ना जो हमने हटाया था, इसको हम कनेक्ट करेंगे, आर की वैल्यू आर एल है यानी कि 3 ओम है। तो हम क्या करेंगे फाइनली, 16 वोल्ट ये हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम हमारा ये कनेक्ट हो गया। इसके साथ ही हम लोड कनेक्ट करेंगे। लोड हमारा कितना था, लोड था हमारा 3 ओम का, ठीक है। तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, आई का वैल्यू बताना है, तो आई इक्वल टू 60/3 + 1 दैट इज द 4, तो 4 चौको 16, तो 4 एम्पियर की जो करंट है इस लोड में से प्रवाहित होगी, इस लोड में से फ्लो होगी, ठीक है। तो करंट कितना आ गया हमारा 4 एम्पियर। जहां पर भी 4 एम्पियर ऑप्शन में होगा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसमें क्या होना आवश्यक है, यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होना चाहिए। तो भाई इसका जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए भाई। इनफाइनाइट तो ये करंट के केस में होता है ना, करंट सोर्स के केस में इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का, ये 0 होना चाहिए। देखो जब वोल्टेज सोर्स होगा तो आइडियली, अगर हम बात करें आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल, अगर हम बात करें ये 0 होगा। अगर करंट सोर्स है हमारे पास, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इनफाइनाइट होगा। ये आइडियली है, ठीक है, आइडियली है।
अगर हम प्रैक्टिकली की बात करें तो वोल्टेज का कुछ ना कुछ, वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और करंट सोर्स का भी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस। ये जो ए बी टर्मिनल है इसके अक्रॉस हमें वीटीएच भी निकालना है, ठीक है, और आरटीएच भी निकालना है। सबसे पहले हम वीटीएच कैलकुलेट करते हैं भाई। तो वीटीएच हम कैलकुलेट करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे भाई। सिंपली इस नोड का वोल्टेज हमने मान लिया वीटीएच है, ठीक है ना। तो वीटीएच -10/5 प्लस वीटीएच -20/15 इक्वल टू 0। पूरे में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन में हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 VTH -30 प्लस VTH -20 इक्वल टू 0, 4 VTH इक्वल टू 50, देन VTH इक्वल टू 50/4 दैट इज 12.5। VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 वोल्ट। अगर हम बात करें किसकी, आरटीएच की कैलकुलेशन की, तो आरटीएच का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये वाला जो सोर्स है 10 वोल्ट का ये शॉर्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट भी शॉर्ट हो जाएगा। फाइनली ये 15 ओम और 5 ओम पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आरटीएच के लिए हम क्या करेंगे भाई, 5 ओम और 15 ओम का अगर हम पैरेलल निकाल पाते हैं तो भाई सिंपली हमारा आरटीएच आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है, 15 इंटू 5 अपॉन 50 प्लस 5 दैट इज 75/20, ठीक है ना। 75/20 दैट इज 3.75 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 3.75 दैट इज आरटीएच। तो यहाँ पे हम देखते हैं वीटीएच की वैल्यू 12.5 है और आरटीएच की वैल्यू 3.75, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। 100 मिली हेनरी का एक इंडक्टेंस है और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो भाई इसमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। तो 1/2 एज इट इज, एल का वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 मिली हेनरी है, 100 इंटू 10⁻³ और अगर आई की बात करें तो आई की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखते हैं 1/2 ये हो गया 100। सिमिलर तरीके से अगर हम इसमें देखें तो 0.1 आएगा, 0.1 नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 0.1 देखने को मिला, ठीक है, अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो 0.05 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 0.05 जूल, डेट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सर्किट गिवन है, इसमें हमें रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट पी क्यू के अक्रॉस, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताना है, ठीक है। तो ये जो 1 ओम है और ये जो 1 ओम है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। 1 ओम 1 ओम मिलके 2 ओम हो गया, और ये वाला जो पूरा का पूरा 2 ओम है ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो 2 और 2 का पैरेलल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 1 हो जाएगा पूरे का पूरा 1, फिर इस 1 की सीरीज में जाएगा, ठीक है, तो फिर से 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 का पैरेलल निकालेंगे भाई तो सिमिलर तरीके से हमें 1 ओम देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है। इनको तीनों की तीनों जो रेजिस्टेंस है उनको कनेक्ट करना है हमें, और इन 3 रेजिस्टेंस को हम कितने अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है कि हम इनको अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकें। तो भाई देखते हैं कोशिश करके। पहला अरेंजमेंट हमने क्या किया, 1 2 3, ठीक है, ये ओम में है, इस तरीके से हमने 1 ओम 2 ओम 3 ओम को कनेक्ट कर दिया। दूसरी अरेंजमेंट हमने क्या किया, 1 और 2 को कनेक्ट किया, इसके साथ हमने पैरेलल में क्या किया, 3 को कनेक्ट कर दिया, ये हमारा 3 कनेक्ट हो गया। तीसरे अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, 1 और 3 को लेंगे
और 2 को हम इसको पैरेलल में ले जाएंगे, है ना। कनेक्ट इस तरीके करना है कि हर बार हमें रिजल्ट डिफरेंट मिले, ऐसा नहीं है कि सेम रिजल्ट मिल जाए हमें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट हमारा हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ कनेक्शन हमारा कैसा होगा, फोर्थ कनेक्शन हम कैसा करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा जो प्रोसेस होगी उसमें हम 2 यानी कि 2 और 3 इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया और जो 1 है वो इनके पैरेलल में चला गया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि सब जगह अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो चुका है। 5वें नंबर पे आते हैं हम क्या कर सकते हैं, सभी की सभी रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 सबको मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अगली पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल करके तीसरा सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 1 और 2 लिया, 3 ये चला गया, ठीक है। 7 नंबर का कॉम्बिनेशन हमारा कैसा होगा, हम 1 और 3 को ले लेंगे, 1 और 3 पैरेलल में गया और 2 ये सीरीज में चला गया। और 8वें नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा हमारा, देखो यहाँ पे 2 बाहर आया था, यहाँ पे 3 बाहर आया था, अब बाहर 3 है, अब बाहर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 और 2 ये हो गया, ठीक है, 3 और 2 ये हो गया। और यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, नो नो नो, यहाँ पे 2 आएगा, देन यहाँ पे 3 आएगा, यस अब सही है। ये वाला अरेंजमेंट थोड़ा सा मैच कर रहा है मेरा, ठीक है। इसको दोबारा से हम प्लॉट करेंगे, दोबारा से इसको देखते हैं किस तरीके से ये अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो 3 2 हो चुका है, तो यहाँ पे अब 1 होगा, ठीक है। 1 2 हो चुका है, 1 3 हो चुका है, तो अब 2 3 होगा यहाँ पे, यस। ये अरेंजमेंट अब सही बना, यानी कि अरेंजमेंट हमारा मैच नहीं करना चाहिए। मैच करने का मतलब इन द सेंस कि हमारा आंसर सेम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से कितने 8 अरेंजमेंट हो सकते हैं 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड एम, ठीक है, ये एल हो गया हमारा और ये पॉइंट एम हो गया हमारा। इन दोनों के बीच में टोटल कितना कैपेसिटेंस होगा हमें बताना है। तो देखो, अगर हम इन 2 पॉइंट के बीच की बात करें तो ये जो 2 माइक्रोफैरड है और ये जो 1 माइक्रोफैरड है ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। 3 माइक्रोफैरड हो गया इसका। इसके बाद ये जो 2 माइक्रोफैरड ये वाला आपको दिख रहा है, ये इसके साथ सीरीज में है, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस तरीके से 5 माइक्रोफैरड दैट इज 6/5 आ गया हमारा, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 6/5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। हम यहां तक आ चुके हैं अभी, ठीक है। 6/5 माइक्रोफैरड के पैरेलल में जो है हमें 1 माइक्रोफैरड देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 6/5 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि पैरेलल है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11/5 आ जाएगा हमारा, ठीक है, माइक्रोफैरड 11/5 आ गया हमारा। यहां तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है, ये वाला पूरा अरेंजमेंट हमने कर लिया था। अब अगला है 2 माइक्रोफैरड फिर से सीरीज में आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, मतलब फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे इसका। 11/5 इंटू 2, 11/5 प्लस 2, ठीक है ना। तो 11 2 22 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 और 1 5 दूना 10, 10 और 11 21, तो 22/21 माइक्रोफैरड जो है इसका 2 माइक्रोफैरड के सीरीज के साथ में यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके साथ 1 माइक्रोफैरड फिर से आ गया भाई, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैरड हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे 22/21 प्लस 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो 1 तो ये एडिटेज रहेगा, अगर हम इसकी बात करें ना तो 1.05 इसकी वैल्यू आ जाएगी और 1 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें, अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो 1.05 प्लस 1 दैट इज
2.05 माइक्रोफैरेड। और ऑप्शन डी जो है इसके लिए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि 1 किलो ओम जो रजिस्टर हमने कनेक्ट करी है 1 किलो ओम की, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, दी हुई फिगर में। तो इसका हम वोल्टेज Vx मान लेते हैं। तो एट नोड Vx नोड पर हम क्या करेंगे भाई, Vx नोड पर हम नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो Vx माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है, हम किलो ओम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, प्लस Vx अपॉन 1 प्लस Vx प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 0। तो Vx माइनस 10 प्लस 2Vx प्लस Vx प्लस 2 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4Vx आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो माइनस का 8 इस साइड बचेगा, लेकिन हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो Vx इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने 2 किलो में क्यों नहीं लिया। देखो, अगर हम किलो की बात करें, अगर हम 2 को किलो में लेते तो जो करंट हम मिली एम्पियर में कर देते। जब हम करंट, अगर मान के चलो हमें जरूरत पड़ती कहीं करंट कैलकुलेट करने की, तो करंट जो है वो मिली एम्पियर में चला जाता, लेकिन वोल्टेज कोई इफेक्ट नहीं करता इससे। ठीक है ना, तो किलो में अगर हम ले लेते तो अपनी कैलकुलेशन ही हम बल्कि कर देते, जबकि बिना किलो के भी वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का किलो ओम है वो करंट को अकेला मिली एम्पियर में कर पाता है बस, है ना। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करेगा, वोल्टेज की यूनिट में किसी भी तरीके से। ठीक है, अगला हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन 4 हेनरी इंडक्टर, यानी कि डी अपॉन डी टी हमें मेंशन है क्वेश्चन में, कितना है 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 हेनरी है। हमें वोल्टेज बताना है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ठीक है ना, तो वी एल इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू एल हमारे पास 4 है और डी आई और डी टी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 4 2 जा 8 वोल्ट। ठीक है, 4 दूना 8। तो जहां पर भी 8 वोल्ट हमें ऑप्शन में दिखेगा हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हमें नोड वोल्टेज VA को कैलकुलेट करके बताना है कि नोड वोल्टेज VA की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लिखेंगे एट नोड VA। ठीक है, बाय नोडल एनालिसिस अप्लाइंग KCL। इसके बाद हम देखते हैं VA माइनस 12 बाई 1 प्लस VA बाई 1 प्लस VA माइनस 6 बाई 1। ठीक है, 1 ही 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको सॉल्व करने में, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये। तो 3VA इक्वल टू 18, VA इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी